Hi guys, myself Humayun Malik, and today we are going to discuss flip flop. So, what is flip flop? The answer is a flip flop is a memory element. एक फ्लिप फ्लॉप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी एलिमेंट की तरह विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का कैपेबल होता है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये एक वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस भी करेंगे। अ फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं जो कि एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ दो हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मल आउटपुट एंड सेकंड इज़ द कंप्लीमेंट ऑफ द फर्स्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं इन्वर्टेड आउटपुट। सो बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट होती है वही स्टोर होती है, और जो दूसरी होती है वो उसका सिंपल कंप्लीमेंट होती है, और उसको हम नाम दे देते हैं इन्वर्टेड आउटपुट। अ फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट, वन फॉर नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर complement वैल्यू ऑफ bit stored in it. It can maintain a binary state indefinitely until directed by an input signal to switch states. ये बाइनरी को स्टोर करने की बाइनरी को मेंटेन कर सकता है अनटिल, जब तक हम जो है इनपुट देकर स्टेट को स्विच ना कर दें या चेंज ना कर दें। इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जब तक हम पावर डिलीवर करते रहेंगे सर्किट को, तो ये बाइनरी को मेंटेन रखेगा, नहीं तो ये स्टेट चेंज हो जाएगी। सो अ फ्लिप फ्लॉप इज़ ऑल्सो नोन एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं। फ्लिप फ्लॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर इनपुट्स एंड क्लॉक पल्स कॉज ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स, और डिपेंडिंग अपॉन इनपुट एंड क्लॉक पल्स हम फ्लिप फ्लॉप को डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं विच आर एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप, विच वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। सो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैच क्या होता है। अ बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 NAND गेट्स और 2 NOR गेट्स। तो जो हमारे पास बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है इसको हम 2 NAND गेट इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं और 2 NOR गेट इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं, जो कि हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दोनों का रिज़ल्ट, चूँकि हमारे पास रिज़ल्ट आया माना कि डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि लेट सपोज़ कि अगर पेपर में मेंशन हो कि आपने फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाना है यूजिंग NOR गेट, तो आपने वो सर्किट बनाना है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पर गिवन है। और अगर वो मेंशन हो कि आपने फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाना है यूजिंग NAND गेट, तो आपने राइट हैंड साइड पर सर्किट जो गिवन है उसको ड्रॉ करना है और उसको यूज़ करना है। और अगर मेंशन ना हो पेपर में कि आपने NOR गेट या NAND गेट में से कौन सा इस्तेमाल करना है, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ दैट कि जो हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाएंगे यूजिंग NOR गेट, उसके अंदर हमारे पास जो अपर इनपुट होगी उसको हम नाम देंगे R का, और जो डाउन इनपुट होगी उसको हम नाम देंगे S का, वेयर R स्टैंड्स फॉर रीसेट एंड S स्टैंड्स फॉर सेट। और इसका अपोजिट होगा हमारे पास फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद NAND गेट के अंदर। हम वहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाली इनपुट होगी उसको हम नाम दे देंगे S का, और जो नीचे वाली इनपुट होगी उसको नाम दे देंगे हम R का। आउटपुट तो दोनों की सेम ही होगी, फर्स्ट आउटपुट Q होगी और दूसरी उसका इन्वर्टेड होगी, इसको हम Q बार दे देंगे नाम। सो अब हम इनके ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे, फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद NOR गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद NAND गेट्स। लेकिन ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने से पहले आपको NOR गेट और NAND गेट के बेसिक टेबल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये वर्क कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद NOR गेट, और उसके ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास NOR गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी बिट 1 हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 होता है, और अगर हमारे पास दोनों बिट्स 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। सो इसी मेथड को ज़हन में रखते हुए हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद NOR गेट के ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट सपोज़ हमारे पास जो फर्स्ट केस है, हमारे पास उसके अंदर हमारे पास जो S है वो 1 है और R 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो NOR गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी बिट 1 हो
तो हमारे पास जो आंसर होता है वो ज़ीरो आता है। सो इस केस के अंदर हमारे पास S 1 है और R 0 है, और जैसे ही हम S को 1 पुट करेंगे तो उसका हम रिज़ल्ट को डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। सो हमें जो S का आउटपुट मिलेगा जो कि Q बार होगा वो हमें मिलेगा ज़ीरो। और चूँकि हमारे पास R ऑलरेडी ज़ीरो था और हमारे पास Q बार भी ज़ीरो आ चुका है, तो जो हमारा Q बार है वो ट्रांसफ़र होगा हमारे R को, और R और Q बार मिलकर जो रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि R भी ज़ीरो है और Q बार जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो है, और हमें पता है कि जो हमारा ज़ीरो और ज़ीरो होता है नॉर गेट के केस के अंदर वो हमें रिज़ल्ट देता है 1 का। सो हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि जब हमारे पास S इज़ इक्वल टू 1 होगा और R इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस के अंदर हमारे पास Q इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास Q बार उसी का कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो अगले केस के अंदर हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास S और R दोनों ज़ीरो हैं, लेकिन अभी हमने सर्किट को ऑन ही रखा है और हमारे पास जो हमारी जो पहले हमारे पास डाटा स्टोर था जिसके अंदर हमारे पास Q1 था और Q बार 0 था, वो अभी भी स्टोर ही है। सो हम R और S को इस केस के अंदर ज़ीरो कर देंगे, और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जब अगर ज़ीरो होंगे तो हम जो हमारी पुराना डाटा होगा उसको यूज़ करेंगे जो कि Q इज़ इक्वल टू 1 होगा, और ये Q इज़ इक्वल टू 1 विद S हमारे पास जो रिज़ल्ट देगा। अब Q 1 है और S 0 है, और हमें पता है कि अगर एक भी 1 हो जाए तो वो आंसर हमें ज़ीरो देता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो Q बार आएगा वो ज़ीरो आएगा, और अगर Q बार 0 है और फिर Q बार 0 और R 0 मिलकर हमें क्या रिज़ल्ट दे देंगे 1। तो हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर हम S और R दोनों को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारी आउटपुट सेम रहेगी जो कि पहले थी, जो कि हमारे पास थी Q इज़ इक्वल टू 1 और Q बार इज़ इक्वल टू 0। दैट्स वाई हम 2 केस के साथ लिखेंगे। सेकंड केस के साथ हम ये लिख देंगे कि ये नो चेंज है, यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हुई है। तो अगले अपने केस के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो S है वो 0 है और R है वो 1 है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास नॉर गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी बिट 1 हो जाए तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है, और इस केस के अंदर हमारे पास R 1 है और S 0 है, जो कि हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं टेबल के अंदर। और अगर R 1 है तो हमारे पास इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट जो कि Q है वो 0 आ जाएगा, और S हमारे पास इस केस के अंदर 0 है। सो Q विद S जो कि 0 और 0 हमें एज अ रिज़ल्ट 1 देंगे। सो हमारे पास जो Q बार है वो इस केस के अंदर 1 आ गया। सो हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया है कि जब हमारे पास S इज़ इक्वल टू 0 होगा और R इज़ इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट में Q इज़ इक्वल टू 0 आएगा, और Q बार जो कि इसी का इन्वर्टेड होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। सो अगेन हम दोनों हमारे पास जो इनपुट्स हैं उनको ज़ीरो करने जा रहे हैं। सो इस केस के अंदर हम दोबारा R को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और S को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो पुराना डाटा है जो कि Q इज़ इक्वल टू 0 और Q बार इज़ इक्वल टू 1 है वो अभी भी स्टोर है, हम उसको यूज़ करेंगे इस केस के अंदर। सो जब हमारे पास R इज़ इक्वल टू 0 है और S इज़ इक्वल टू 0 है, और हमारे पास जो पुराना डाटा है उसके अंदर हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 0 है और Q बार इज़ इक्वल टू 1 है। सो जो Q बार है वो विद R जो कि 0 है वो हमें दे देगा रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे पास Q बार इस केस के अंदर 1 है ऑलरेडी और हमने R को 0 सेट किया हुआ है, तो हमारे पास Q आएगा वो आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास अगर एक भी 1 हो तो हमें रिज़ल्ट 0 देता है। सो इस केस के अंदर हमारे पास Q 0 आ जाएगा, और अगर Q 0 होगा तो Q बार उसी का इन्वर्टेड है जो कि 1 है। सो हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमने इस केस के अंदर दोनों इनपुट्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, और हमारे पास Q इज़ इक्वल टू 0 और Q बार इज़ इक्वल टू 1 स्टिल रिमेन रहेगा, और हम इसको कहेंगे कि इस केस के अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आया। ओके, अब हम अपने फाइनल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास S इज़ इक्वल टू 1 है और R इज़ इक्वल टू 1 है। तो दोबारा से वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो नॉर गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी 1 हो तो आंसर डायरेक्ट 0 होता है। सो इस केस के अंदर हमारे पास दोनों 1 है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों का आंसर 0 होगा।
जो कि हम ये देखेंगे कि जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस किया है कि हमारे पास एक जो क्यू है वो नॉर्मल आउटपुट है और जो दूसरी है वो इन्वर्टेड आउटपुट है। मीन कि हमारा जो क्यू बार होगा वो क्यू का इन्वर्टेड होगा। अगर हमारे पास क्यू ज़ीरो है तो हमारे पास क्यू बार वन होना चाहिए, और अगर एट द सेम टाइम अगर हमारे पास क्यू वन है तो हमारे पास क्यू बार ज़ीरो होना चाहिए। और इस केस के अंदर हमारे पास दोनों आउटपुट ज़ीरो आ रही हैं जो कि इनवैलिड है, तो हम इस स्टेट के साथ लिखेंगे कि ये स्टेट इनवैलिड है और ये रिज़ल्ट काबिल कबूल नहीं है। सो ये था हमारा ट्रुथ टेबल नॉर गेट का। आइए डिस्कस करते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद नैंड गेट। इस ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास नैंड गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी बिट ज़ीरो हो जाए तो आंसर हमारे पास वन आता है, और अगर हमारे पास दोनों स्टेट्स वन हो जाए तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। अब इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट कंसिडर कि हमारे पास एस जो है वो वन है और आर इक्वल टू ज़ीरो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो हो तो उसका आंसर वन आ जाता है, तो इस केस के अंदर हमारे पास आर ज़ीरो है। अगर आर ज़ीरो है तो क्यू बार हमारे पास वन आ जाएगा, और अगर क्यू बार वन है और एस हमारे पास जो है वो भी वन है, तो वन और वन हमारे पास आंसर ज़ीरो दे देगा। यहाँ से अगर हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर हमारे पास एस इज़ इक्वल टू वन हो और आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो हमारे पास आउटपुट में क्यू इक्वल टू ज़ीरो आएगा और क्यू बार इज़ इक्वल टू वन आएगा। ओके, अब हमने इसी डाटा को स्टोर ही रखा है और हमने इनपुट्स को चेंज करके दोनों को वन कर दिया है। इस केस के अंदर हमारे पास एस भी इक्वल टू वन है और आर भी इक्वल टू वन है, और हमारे पास पुराना डाटा जो कि हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और क्यू बार इज़ इक्वल टू वन था वो स्टोर है स्टिल एज इट इज़, जिसको अभी हम यूज़ भी करेंगे। ओके, अब हमें पता है कि जो नैंड गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो हो तो वो वन होता है, और अगर दोनों वन हो तो उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है। लेकिन यहाँ पर हमने पुराने डाटा को यूज़ करना है जो कि हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और क्यू बार इज़ इक्वल टू वन है। जो हमारे पास जो क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है वो और आर इज़ इक्वल टू वन, इन दोनों में से हमारे पास जो एक क्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्यू बार जो होगा वो वन आ जाएगा। और अगर क्यू बार वन आ गया तो वन और वन हमारे पास क्यू बार इज़ इक्वल टू वन और एस इज़ इक्वल टू वन, ये हमें रिज़ल्ट दे देगा क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वन और वन हमारे पास नैंड गेट के केस के अंदर ज़ीरो रिज़ल्ट देता है। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर हमने दोनों इनपुट को वन कर दिया है तो हमारे पास जो आउटपुट हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और क्यू इज़ इक्वल टू वन एज इट इज़ रहा है। अपने फर्स्ट केस के अंदर हमने कंसिडर किया था कि एस इज़ इक्वल टू वन एंड आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हमें आउटपुट मिली थी क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और क्यू बार इज़ इक्वल टू वन। और अपने सेकंड केस के अंदर हमने दोनों इनपुट्स को वन किया था और हमारे पास आउटपुट सेम आई थी, हमने साथ उसके मेंशन कर दिया है कि इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, अपने अगले केस के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास एस जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है और जो हमारे पास आर है वो इक्वल टू वन है। अगेन हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो हो तो हमारे पास आंसर वन आता है, और इस केस के अंदर हमारे पास एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो क्यू तो हमारे पास डायरेक्टली वन की इक्वल आ जाएगा, और अगर क्यू वन की इक्वल है और आर भी हमारे पास वन की इक्वल है तो वन और वन हमें ज़ीरो आंसर देता है, हमारे पास क्यू बार ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो और आर इज़ इक्वल टू वन हो तो आउटपुट के अंदर हमारे पास क्यू इज़ इक्वल टू वन आएगा और क्यू बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अपने इसी आउटपुट को स्टोर करके हम अपनी इनपुट्स को चेंज करने जा रहे हैं, और इस केस के अंदर हम दोबारा से एस और आर दोनों को वन पुट करेंगे। और जैसे कि हमारी आउटपुट के अंदर q इज़ इक्वल टू वन है और q बार इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, q और r जो दोनों हमें हमारे पास रिज़ल्ट वन दे रहे हैं, और वन हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर हमारे पास वन और वन हमें रिज़ल्ट देता है ज़ीरो, q बार हमारे पास डायरेक्टली ज़ीरो आ गया। और जब क्यू बार ज़ीरो है और एस हमारे पास वन है तो हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो नैंड गेट का केस है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो हो तो हमारे पास आंसर वन आ जाता है।
सो क्यू बार और एस का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1। और यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स जो कि एस इज़ इक्वल टू 1 और आर इज़ इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो आउटपुट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा और आउटपुट एज इट इज़ रहेगी, जो कि क्यू इज़ इक्वल टू 1 और क्यू बार इज़ इक्वल टू 0 है। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने फिफ्थ स्टेप को, जिसके अंदर हमारे पास एस इज़ इक्वल टू 0 है और आर इज़ इक्वल टू 0 है। और जैसे कि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारे पास एक भी ज़ीरो हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। सो यहाँ से तो हमें ये नज़र आएगा कि हमारे पास अगर एस और आर दोनों ज़ीरो हों तो हमारे पास क्यू और क्यू बार दोनों 1 आ जाते हैं, जो कि कंसेप्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो क्यू बार है वो क्यू का इन्वर्टेड है। सो अगर हमारे पास क्यू 0 है तो हमारे पास क्यू बार 1 होना चाहिए, और अगर हमारे पास क्यू 1 है तो क्यू बार हमारे पास 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम अपने लास्ट केस के साथ लिखेंगे कि ये हमारा इनवैलिड केस है और ये काबिल कबूल नहीं है। सो ये थे हमारे फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद नॉर गेट एंड फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद नैंड गेट, और हमने इनके ट्रुथ टेबल को भी डिस्कस किया है। Okay, this type of flip-flop is sometimes called a direct coupled RS flip-flop or SR latch। इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप को हम यूजुअली हम डायरेक्ट कपल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली कपल्ड हैं, इसके अंदर कोई क्लॉक नहीं है हमारे पास। सो हम इसको कहेंगे कि ये डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप है, और हम इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं SR लैच का। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और फिर हमने बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैच को भी डिस्कस किया है। सो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।